हाय एवरीवन, सभी का वॉर्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। पंक्चरिंग टाइज इसका टाइटल है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें यूएस चाइना के एक सर्वेलेंस बलून को एक जासूसी करने वाले गुब्बारे को बम से या मिसाइल से उड़ा रहा है। आज उसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, चाइना यूएस के रिश्ते कितने बद से बदतर हो चुके हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जल्दी से शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। पढ़ते हुए आर्टिकल को जो भी मैं आपसे पॉइंट शेयर करूं, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग विल बी अप्लाइड ऑन दिस क्विज। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूं। आपका ऑब्जेक्टिव है 6 में से 6 आपको मार्क्स मिले, है ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी पंक्चरिंग टाइज। देखिए, टाई का मतलब होता है रिश्ता और पंक्चर करने का मतलब होता है हवा निकालना। जब आपकी गाड़ी का टायर जब पंक्चर हो जाता है, बाइक का टायर, तब भी तो उसकी हवा ही निकलती है ना। हवा निकालने के लिए इंग्लिश में एक अच्छा वर्ड है डिफ्लेट करना। इन्फ्लेट मतलब हवा भरना, डिप्लेट मतलब किसी चीज़ को सिकोड़ना, उसकी हवा निकालना। कह रहा है रिश्तों की भी हवा निकल रही है। जैसे ही यूएस ने चाइना के बलून की हवा निकाली तो उससे हमें इंडिकेशन मिल गया दोनों के रिश्तों की हवा भी निकलती जा रही है। पंक्चरिंग टाइस, समझ में आ रही है चीज़। चलो अब टाइटल पैराग्राफ पे आओ। हवा क्यों निकल रही है रिश्तों की। कह रहा है जी द रो ओवर बलून शोज चाइना इज अ हॉट बटन इशू इन द यूएस पॉलिटिक्स। कह रहा है जो रो है, देखिए रो के कई सारे मीनिंग है इस वर्ड के। इसका एक मीनिंग है पंक्ति, कतार, रो, है ना। सेकंड रो में खड़ा हो जा, थर्ड रो में खड़ा हूँ, तो वो तो होता है एक मीनिंग अलग इसका। एक रो वर्ड का मीनिंग होता है कंट्रोवर्सी या नोक झोंक, किसी चीज़ के ऊपर झगड़ा। कह रहा है जी जो कंट्रोवर्सी है या जो झगड़ा है या जो नोक झोंक है, रो है इस बलून के ऊपर, इस गुब्बारे के ऊपर। ये रो हमें ये दिखाती है, शो करती है दैट वो ये कि चाइना जो है ना एक हॉट बटन इशू है यूएस की पॉलिटिक्स में, यूएस की राजनीति में। अब ये क्या होता है जी हॉट बटन इशू? अ हाईली चार्ज इशू, चाहे तो इमोशनली, चाहे सोशली, चाहे पॉलिटिकली। ऐसा इशू जिस पे हर आदमी अपनी राय देने को खड़ा हो जाए, कोई इमोशन उस इशू से जुड़ा हो। जैसे इंडिया में बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था, राम जन्मभूमि वाला मामला, वो हॉट बटन इशू था। जैसे इंडिया में आरक्षण एक हॉट बटन इशू है, हर आदमी के पास अपनी राय देने के लिए हर आदमी का कुछ एजेंडा है। ऐसा ही जब चाइना की बात होती है अमेरिका की पॉलिटिक्स में, तो चाइना भी एक हॉट बटन इशू की तरह ट्रीट किया जाता है। समझ में आ गया ना सेंटेंस। सेंटेंस का मीनिंग, उसकी आत्मा निकालना सबसे पहला काम है, उसके बाद वोकैब ग्रामर के ऊपर जाना चाहिए। रो आपका सब्जेक्ट है, शॉज इसकी वर्ब है, चाइना सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। हॉट बटन इशू आप समझ चुके हैं, ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में। चलिए अब एक काम करेंगे, इस आर्टिकल की सारी वोकैबलरी मैं आपको दिखा देता हूँ स्मूथली, ताकि ये सारे जो वर्ड्स हैं ना अंडरलाइंड, आप इनको पढ़ पाएँ। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वाई टी ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, एसएससी एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, यूपीएससी या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी रिपोर्ट प्रेसी। ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और पीओ, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी के कोर्स में एसएससी के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो जी, ये अपनी वोकैब शीट है। कल हमने छोड़ा था सर्कमस्पेक्ट पे, आज शुरू करेंगे बिकरिंग से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो बच्चे क्लासेस में नए आ रहे हैं, हर रोज़ ज्वाइन करते हैं क्लासेस को, आर्टिकल को कैसे सही से पढ़ना है। भाई मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, उससे पहले भी एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना होता है। और कैसे ग्रामर के रूल जो मैं आपको बताता हूँ आपको सिस्टमेटिकली सीखने हैं। तो इसके लिए आपको होम पेज पे रखी हुई इस वीडियो को देखना है चैनल के। 2023 हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम स्क्रैच, 6 महीने में अंग्रेजी कैसे तैयार की जाए, है ना। तो पूरा प्लान आपको दिया हुआ है, उसी तरीके से आर्टिकल को पढ़ना है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। अब आ जाओ अपनी वोकैब शीट पे। उस स्ट्रेटेजी को देखोगे ना, वहाँ समझ में आ जाएगा आपको कि बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत कैसे करनी है। देखिए बिकरिंग का मतलब होता है नोक झोंक, सास बहू के बीच में होती है ना, इसको बोलते हैं बिकरिंग। इसके लिए एक और वर्ड भी है, स्क्वेबल और क्विबल, दोनों सिस्टर वर्ड्स हैं, स्क्वेबल और क्विबल।
ऑल्टरकेशन का मतलब होता है गर्मा गर्मी, दो पार्टियों के बीच में होती है ना, और इसी के लिए रैंगल और रो वर्ड भी यूज़ किए जाते हैं। रैंगल वर्ड का मतलब होता है गर्मा गर्मी के साथ में हाथापाई भी हो जाए, है ना, और रो का मतलब होता है ऐसी गर्मा गर्मी जो सब जिसकी बात कर रहे हो, ऐसी गर्मा गर्मी, ऐसी लड़ाई जो कंट्रोवर्सी बन के उभरे। जैसे दो आदमी हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना, इलॉन मस्क ने इसको कर दी, उसने इसको कर दी, तो ये जो ट्वीट्स के ऊपर जो झगड़ा हो रहा है ना, ये रो बन जाएगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी की जो है रूप ले रहा है। सभी वर्ड्स के अपने अपने कुछ ना कुछ खास जो है गुण होते हैं, तो ये सारे वर्ड सिनोनिम तो हैं, लेकिन अपना अपना एक स्पेशल मीनिंग लेके चलते हैं। ऑल्टरकेशन गर्मा गर्मी, रैंगल मतलब गर्मा गर्मी के साथ हाथापाई, रो का मतलब ऐसी गर्मा गर्मी जो तमाशा बन जाए, क्विबल, स्क्वेबल और बिकरिंग तीनों का मतलब है नोक-झोंक। द इलेक्शन विल एंड मंथ्स ऑफ पॉलिटिकल बिकरिंग, ये इलेक्शन खत्म कर देंगे कई महीनों की राजनीतिक नोक झोंक को, या रो को, या कंट्रोवर्सी को। चलिए अगला वर्ड है, थोड़ा मैं इसको जूम इन कर दूं, कुछ बच्चों के फोन्स छोटे हैं तो पूरा नहीं देख पाते हैं ठीक से। अगला वर्ड है जी एस्पिनाज। एस्पिनाज एक बड़ा ही प्यारा सा वर्ड है, इसका मतलब होता है स्पाइंग, जासूसी, किसी के ऊपर सर्वेलेंस करना, समझ गए। एस्पाइनेज नहीं बोलेंगे, सही वर्ड है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एस्पिनाज है ना, एस्पिनाज। यूज करके देखते हैं। द गवर्नमेंट इज फेसिंग द चार्जेस ऑफ वाइड स्प्रेड एस्पिनाज, गवर्नमेंट फेस कर रही है ऐसे चार्जेस को, ऐसे आरोपों को जो है हर आदमी की जासूसी के, वाइड स्प्रेड एस्पिनाज के, बड़े बड़े लोगों की हर तरह की एस्पिनाज सरकार करवाती है। सर्वेलेंस, स्नूपिंग, ईव्स ड्रॉपिंग इसके सिनोनिम्स हैं। ईव्स ड्रॉपिंग एक बहुत ही एडवांस वर्ड है, याद रखें इसको। ये क्या होती है, जब दो आदमी बात कर रहे हों, ठीक है, और आप कान लगा के उसको सुन लें और फिर आप उसको जाके इधर उधर बताएं। समझ रहे हो बात आपको बताई नहीं गई थी, बस आपने जानबूझ के कान लगा के सुनी है, इसको बोलते हैं ईव्स ड्रॉपिंग करना। अपना ईयर जो है ड्रॉप करके किसी बात को सुन लेना। चलो नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आज के। ले बेयर। ले बेयर, ले का मतलब होता है रखना, और बेयर का मतलब होता है विदाउट क्लोथ्स, निर्वस्त्र। अगर किसी चीज़ को विदाउट क्लोथ्स रख रहे हैं तो आप उसको एक्सपोज या रिवील कर रहे हैं, उसको सबके सामने, समझ गए ना, सबके सामने खुलासा कर रहे हैं। ले बेयर का मतलब होता है खुलासा करना। द पैंडमिक हैज़ लेड बेयर द पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मैनी नेशंस, इस महामारी ने एक्सपोज या रिवील कर दिया है खराब स्थिति को, पुअर स्टेट को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारे कंट्रीज़ के, मैनी नेशंस के। ठीक है, तो ये ले की थर्ड फॉर्म है हैज़ लेड बेयर, हैज़ के बाद V3 लगी हुई है। इसको अनवेल करना या ब्रिंग टू लाइट करना भी बोलते हैं, दोनों का मतलब होता है पर्दे से बाहर लाना किसी चीज़ को, सबको प्रकाश में रखना किसी चीज़ को, है ना, ब्रिंग टू लाइट करना। चलिए फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में आएगी। नेक्स्ट वर्ड है अपना आज का बाय नो मीन्स, हिंदी में बोलते हैं इसको कुछ भी नहीं, या बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल भी बोल सकते हैं इसको, सामान्य भाषा में एडवर्बियल फ्रेज है ये। अनएम्प्लॉयमेंट इज बाय नो मीन्स लिमिटेड टू अनएजुकेटेड जॉब सीकर्स, बेरोजगारी बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है, बिल्कुल भी सीमित नहीं है अनएजुकेटेड जॉब सीकर्स के लिए, अनपढ़ जो है ऐसे लोगों के लिए जो जॉब को सीख कर रहे हैं। इनफैक्ट पढ़े हुए लोगों में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, कहने का मतलब ये, तो सिर्फ अनपढ़ लोगों तक बिल्कुल भी लिमिटेड या सीमित नहीं है, बाय नो मीन्स। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली सब इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए वर्ड आर्टिकल में देखेंगे फ्रेज आप। फिर एक वर्ड है मियंडर। मियंडर का मतलब पता क्या होता है, धक्के खाना, ऐसे गोल 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 गोल, सुबह घर से निकले सूट बूट पहन के और शाम को वापस लौट आए, कुछ काम किए ही नहीं दिन भर, मिल के आगे दोस्तों से। तो आप क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, मेंडर कर रहे हैं, एमलेस और कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहे हैं जो आपको कहीं नहीं लेकर के जा रहा। आफ्टर द ट्रेजिडी हर पर्सन लाइफ स्टार्टेड टू मेंडर, ट्रेजिडी के बाद में उसका व्यक्तिगत जीवन जो है शुरू हो गया मेंडर करना, एमलेसली उसने अपने व्यक्तिगत जीवन को स्पेंड करना शुरू कर दिया। मेंडर को ड्रिफ्ट करना, रोम करना, स्ट्रे करना भी बोलते हैं, सबका मतलब है हिंदी में धक्के खाना। तो आज ये वर्ड जो है ना ड्रिफ्ट, धक्के खाना, आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, रास्ते से भटक जाना, समझ गए ना। लास्ट अपने पास डायल डाउन। डायल डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी को डाउन लाना, कम करना, डायल डाउन। जैसे टेम्परेचर है, आपके एसी का टेम्परेचर आपने कर रखा है 25, और 25 के अंदर आपको लग रहा है जी ठंड लग रही है, मान लो आपको 25 तो चलो ज़्यादा हो गया, 20 है, आपको ठंड लग रही है, तो आप टेम्परेचर को डायल डाउन करेंगे, आप एसी को 24 पे लेके आएंगे या 22 पे लेके आएंगे। समझ रहे हो ना, किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। कहीं पे कोई गर्मा गर्मी हो रही है तो वहाँ पे आपने जाकर के लोगों को समझाया, तो आपने वहाँ पे उस माहौल में गर्मा गर्मी को डायल डाउन किया। पॉलिसी मेकर्स नीड्स टू इनेक्ट स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन टू डायल डाउन वायलेंस इन द सिटी, जो पॉलिसी के निर्माता हैं, जो नेता हैं हमारे, उनको ज़रूरत है कि वो इनेक्ट करें, बनाएं और ज़्यादा कड़े कानून को, ताकि डायल डाउन किया जा सके, नीचे लाया जा सके हिंसा को शहर में, वायलेंस को इन द सिटी।
डी इंटेंसिफाई, डी एस्केलेट इसके सिनोनिम है, दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी या एस्केलेशन को कम करना। आज ये वर्ड आर्टिकल में आएगा फ्रेजल वर्ब। चलो अब आर्टिकल पे आ जाओ, जब ये वर्ड्स आएंगे वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। समरी दे दें आपको, एक बता दें आपको किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। कहानी तो आप जानते ही हैं। चाइना जो है ना, एक सर्विलेंस बलून है, वो उड़ाता रहता है पूरी दुनिया में, और इस बलून का काम क्या होता है, जासूसी करना। कभी ये इंडिया के ऊपर दिखेगा, कभी जापान के ऊपर, कनाडा के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, कभी यूएस के ऊपर। और यही बलून यूएस में पहले भी आ चुका है ट्रंप के टाइम में, लेकिन दुनिया क्या है, इसको नज़रअंदाज कर रही है। और दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि चाइना से कोई लड़ाई नहीं करना चाहता, और दूसरा बलून को लेकर के तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि बलून से जो सर्विलेंस आप कर सकते हो ना, उससे ज़्यादा सर्विलेंस करने के लिए चाइना और दूसरी कंट्रीज़ के पास में ऑलरेडी सर्विलेंस सैटेलाइट्स मौजूद हैं। तो जब सैटेलाइट से सारी सर्विलेंस हो ही रही है, फिर बलून भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो बलून के चक्कर में चाइना से कोई लड़ाई करना चाहता नहीं है। अब हुआ क्या कि यूएस की एक, नाम भूल गया मैं स्टेट का, उस स्टेट के ऊपर चाइना का बलून दिखा सफ़ेद रंग का, और लोगों ने फिर बाइडन को पूछा कि ये क्या है। बाइडन ने बोला बलून है। तो लोगों ने बाइडन को धिक्कारा कि आपके होते चाइना का बलून हमारे ऊपर कर क्या रहा है। मजबूरी में आकर के जो बाइडन ने इमोशंस में आकर के चाइना के बलून को अमेरिका ने जो है फोड़ दिया। हमारा आर्टिकल बता रहा है कि अब ये रिश्ते कहाँ जाएंगे किसी को नहीं पता। दोनों कंट्रीज़ को बैठ के बात करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है इस तरह की घटनाएं। बस इसी के ऊपर पूरा आर्टिकल बेस्ड है, और बताएगा ये चाइना बलून उड़ाता क्यों है, उसका रीज़न भी आपको बताएगा। शुरू करते हैं आज की टोन एनालाइजिंग, पूरे मामले को एनालाइज करके आपके सामने रख रहा है। कह रहा है जी, शुरू कर रहा हूँ। द शूटिंग डाउन ऑफ अ चाइनीज सर्विलेंस बलून बाय द यूएस मिलिट्री हैज सर्व्ड एज अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द डीप डिस्ट्रस्ट दैट कैरेक्टराइजेस रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स। कह रहा है जी, शूटिंग डाउन का काम है। अब ये शूट डाउन क्या होता है भाई? शूट मतलब गोली मारना, डाउन मतलब नीचे गिराना। कह रहा है जी, फोड़ करके नीचे गिराने का जो काम है, हवा निकालने का जो काम है, चाइना के सर्विलेंस बलून की, चाइना के जासूसी वाले गुब्बारे की। बड़ा सा गुब्बारा है ये, जासूसी होती है उससे, कैमरे वैमरे लगे होंगे उसमें। तो कह रहा है जी, चाइना जो गुब्बारा उड़ाता है उसको जो गिराने का काम है, और किसके द्वारा? बाय लगा के बता रहा है, अमेरिका की मिलिट्री के द्वारा। कह रहा है इस काम ने ना सर्व किया है, ये काम बन करके आया है। और क्या सर्व किया इसने? एज लगा के बता रहा है, एक रिमाइंडर के तौर पे, एक निशानी के तौर पे, जो है बड़ी स्टार्क। स्टार्क का मतलब है प्लेन एंड ग्लूमी, जो साफ हो और उदासी भरी हो, जो एकदम साफ साफ दिखाई भी दे रही हो, लेकिन उसको सुन करके या देख करके आपको बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाला साफ साफ रिमाइंडर है। और क्या ऑफ लगा के बता रहा है, उस डीप डिस्ट्रस्ट का, उस गहरे अविश्वास का। और कौन सा विश्वास? अविश्वास। वही अविश्वास जो कैरेक्टराइज करता है, जो चित्रण करता है, जो कैरेक्टर दिखाता है। और किसके? रिलेशंस का, रिश्तों का, दुनिया की, वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी पावर्स के बीच, अमेरिका और चाइना के बीच। तो ये शूटिंग डाउन से आपको ये पता लग गया कि दोनों कंट्रीज़ के रिश्ते कैसे हैं, और कितना डिस्ट्रस्ट ये दोनों कंट्रीज, जो दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं, एक दूसरे पे रखती हैं। एक बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है इनको 5 पैसे का भी। शूटिंग डाउन आपका सब्जेक्ट है, हैज सर्व्ड इसकी वर्ब है। दैट आया है डिस्ट्रस्ट के लिए, दैट की वर्ब है कैरेक्टराइज। कैरेक्टराइज का मतलब होता है किसी चीज़ का कैरेक्टर को चित्रण करके दिखाना, किसी चीज़ को परिभाषित करना, या किसी चीज़ को डिटेल में वर्णन करना, है ना। हिंदी के वर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश में बोल सकते हैं डिपिक्ट करना या इंडिकेट करना, ठीक है। किसी चीज़ के कैरेक्टर को डिटेल में बताना इज कैरेक्टराइज। चलिए, वर्ड के आगे द लगेगा अगर हमारी दुनिया की बात हो रही है, मतलब ह्यूमन वर्ड की बात हो रही है ना। वर्ड्स का पजेसिव बना दिया गया है, इसलिए बिगेस्ट के आगे द को नहीं लगाया गया है। और वैसे भी टू लगा हुआ है तो फिर भी द लगना ही नहीं था, है ना। द बिगेस्ट पावर्स तो होता है, लेकिन इस केस में द नहीं लगाया गया, क्योंकि एक तो पजेसिव आ गया और दूसरा 1 2 3 ये भी डिटर्मिनर्स हैं, इनके साथ में द को नहीं लगाया जाता। सर्विलेंस का मतलब होता है एस्पिनाज या मॉनिटरिंग यानी जासूसी। स्टार्क का मतलब होता है प्लेन एंड ग्लूमी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, द डिटेक्शन ऑफ द बलून लास्ट वीक ओवर मोंटाना sparked a diplomatic crisis, leading to the US Secretary of the State Blinken calling off a highly anticipated visit to China from February 6th. कह रहा है जो डिटेक्शन था, डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट करने का काम, कह रहा है जो पकड़े जाने का काम था, डिटेक्ट होने का काम था इसी गुब्बारे का। और कब? पिछले ही हफ्ते, लास्ट वीक। और कहाँ पे? मोंटाना स्टेट के ऊपर। कह रहा है इस डिटेक्शन ने स्पार्क कर दिया, भड़का दिया, इंस्टिगेट या ट्रिगर कर दिया एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस को, एक ऐसे तूफान को जो डिप्लोमेटिक था, जो कूटनीतिक था। और ये सारा काम कैसे हुआ जी?
ये तूफान ट्रिगर हुआ लीड टू करते हुए ले जाते हुए अमेरिका के होम मिनिस्टर को, स्टेट जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो ये सारा काम हुआ लीड टू करते हुए इस चीज़ की तरफ कि यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन, उसने कॉल ऑफ कर दिया, उसने कैंसिल कर दिया एक हाईली एंटीसिपेटेड विजिट को, एक ऐसे दौरे को जो बहुत ज़्यादा एंटीसिपेटेड या एक्सपेक्टेड था। और ये कहाँ का था? चाइना का था, फरवरी 6 से होने वाला था। तो गुब्बारा जब जैसे ही दिखा ना तो एंथनी ब्लिंकन ने बोला भाई गुब्बारा आ गया, अब मेरा कोई काम नहीं है चाइना में जाने का, मैं चाइना में नहीं जाऊंगा। तो हाईली एंटिसिपेटेड विजिट को इन्होंने कॉल ऑफ कर दिया। भारी भारी वर्ड्स आए हैं, डरना नहीं है, सारों का मीनिंग करवा दूंगा। डिटेक्शन की वर्ब है स्पार्क्ड, स्पार्क का मतलब होता है भड़काना, किंडल करना, किसी चीज़ को प्रोवोक या ट्रिगर करना। क्राइसिस आप जानते हैं इसको मतलब होता है एक आपत्ति, विपदा है ना, तूफान। क्राइसिस सिंगुलर है, क्राइसिस सिंगुलर है, लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो स्पेशल तरीके से बनता है। जैसे क्राइसिस का प्लूरल बनता है क्राइसिस और आगे ईएस, ऐसा ही बनता है ना भाई, एस लगा हुआ है तो ईएस लगा देता हूँ आगे, क्राइसिस, ऐसे प्लूरल बन जाएगा। याद रखना इसका प्लूरल ऐसे नहीं बनता, लास्ट में ईएस तो आएगा लेकिन वो ईएस जो है ना, इस आईएस को ही ईएस में आप जो है बदल देंगे, ठीक है। पीछे आईएस लगा है तो सिंगुलर, पीछे ईएस लगा है तो प्लूरल। ये तीन वर्ड्स को इसी तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। एक्सिस का मतलब होता है धुरी, अगर एक धुरी हो तो एक्सिस, अगर कई सारी धुरियां हो तो एक्सिस, एक्सिस। वैसे ही बेसिस मतलब एक आधार और कई सारे आधार हो तो बेसिस। तीनों वर्ड्स को याद रखेंगे, आज के क्विज में आपसे पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉल ऑफ करना मतलब किसी चीज़ को कैंसिल करना, ठीक है। और कॉल आउट करना मतलब किसी को चैलेंज करना। कॉल करके आउट बुला लिया उसके घर से आपने, उसको चैलेंज करके भाई बाहर आ, है ना, कॉल आउट किया मतलब चैलेंज किया। कॉल फॉर करना मतलब किसी चीज़ की डिमांड करना। आई एम कॉलिंग फॉर समथिंग, जो भी चीज़ मांग रहे हैं। वर्कर्स आर कॉलिंग फॉर अ वेज राइस, वर्कर्स चाह रहे हैं कि एक वेज का राइस मिले, उनके जो है मजदूरी में इजाफा हो। कॉल ऑन या अपॉन का मतलब होता है डिमांड, डिमांड समथिंग फ्रॉम समवन, समथिंग फ्रॉम समवन। किसी से डिमांड करने के लिए कॉल फॉर या कॉल अपॉन को यूज़ करते हैं, है ना। वी कॉल अपॉन द मैनेजमेंट, वी कॉल अपॉन द मैनेजमेंट टू इंक्रीज आवर सैलरीज। हम कॉल अपॉन करते हैं मैनेजमेंट पे, मैनेजमेंट से मांग रखते हैं कि हमारी तनख्वाह को बढ़ाया जाए। किसी से डिमांड करना कॉल ऑन या अपॉन, किसी चीज़ की डिमांड करना कॉल फॉर। ये सारी फ्रेजल वर्ब्स बार बार इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि दिक्कत नहीं हो आपको एग्जाम में। एंटिसिपेटेड मतलब एक्सपेक्टेड। चलिए और आगे बढ़ो। करेजी द विजिट विच वुड हैव बीन द फर्स्ट बाय अ टॉप यूएस डिप्लोमेट since 2018 was the result of a months-long effort to halt the downward spiral in ties coming out of the Biden-Xi meeting in November at the G20 Bali summit। कह रहे ये जो विजिट है जो ब्लिंकन करने वाले थे अब नहीं करेंगे। कह रहे ये होती, would have been, this visit would have been। अच्छा जी, ये क्या होती? ये होने वाली थी एक फर्स्ट, एक पहली चीज़, एक पहली दफ़ा। और किसके द्वारा ये होने वाली थी? एक टॉप यूएस डिप्लोमेट के द्वारा, अमेरिका के एक टॉप के कूटनीतिज्ञ के द्वारा। और कब से? सन 2018 से। तो पहली बार कोई अमेरिका का डिप्लोमेट 2018 के बाद 5 साल में चाइना जाता। अब कह रहे ये जो मीटिंग थी ना, जो ये सब कुछ हो सकती थी, विच वुड हैव बीन, कह रहे ये मीटिंग थी एक रिजल्ट, एक नतीजा कई महीनों लॉन्ग एफर्ट का, कई महीनों लंबी कोशिश का। और कोशिश थी रोकने की, होल्ड करने की, नीचे की तरफ जाते हुए स्पाइरल को टाइज में। स्पाइरल का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, डाउनवर्ड का मतलब है नीचे। तो रिश्तों में नीचे की तरफ जो अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट हो रही थी, रिश्ते जो है नीचे से नीचे जाए जा रहे थे, जाए जा रहे थे, इनको रोकने के मंथ लॉन्ग एफर्ट का एक नतीजा था ये मीटिंग। और ये मीटिंग कब आ रही थी? ये कम आउट ऑफ हो रही थी, निकल करके आ रही थी बाइडन और शी जिनपिंग की मीटिंग से, जो नवंबर में हुई है लास्ट ईयर ही, G20 की बाली में, इंडोनेशिया में समिट के दौरान। अब आगे बात समझ में। तो इन दोनों कंट्री ने सोचा कि ऐसे तो अपने लड़ाई कर लेंगे, लड़ाई होने ही वाली है, जिस तरीके से हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो क्यों ना ब्लिंकन को यहाँ बुला लेते हैं, फिर हमारा एक आदमी वेंगी है वो वहाँ जाएगा। तो ये कोशिश कर रहे थे कि अपने झगड़ों को पीछे छोड़ें। विजिट की वर्ब है, विजिट की वर्ब है वॉस, विच की वर्ब है वुड हैव बीन। स्पाइरल का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट। ये किसी भी दिशा में हो सकती है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो डाउनवर्ड लगा के बताया आपको, नीचे की तरफ जो है डेवलपमेंट हो रही थी। हॉल्ट का मतलब होता है रोकना, स्टॉप करना। समझ रहे हो ना एक एक चीज़ को, बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ। आगे बढ़ो। कह रहा है जी अब हुआ क्या मीटिंग के कैंसिल होने से? कह रहा है द फ्रैजिलिटी ऑफ दैट एफर्ट हैज़ बिन लेड बेयर बाय द कंट्रोवर्सी ओवर द बलून।
कह रहे हैं इस पूरे एफर्ट की जो फ्रेजिलिटी है, फ्रेजिलिटी का मतलब होता है भंगुरता। फ्रेजाइल वो चीज़ होती है जो कांच की तरह होती है, बस हाथ से छूटा और गिर गया। तो कांच में बहुत फ्रेजिलिटी होती है, वीकनेस होती है। कह रहे हैं जो भंगुरता है, जो कमजोरी है इस एफर्ट की जो ये पूरा कर रहे थे, कह रहा है इस कमजोरी को लेड बे किया गया है, पैसिव वॉइस लगा के इसको एक्सपोज किया गया है। और कैसे एक्सपोज हुई है ये, किसके द्वारा हुई है, बाय लगा के बता रहा है, इस पूरी कंट्रोवर्सी के द्वारा, इस पूरी रॉ के द्वारा जो है इस गुब्बारे को लेके ओवर द बलून। तो ये कितना कमजोर एफर्ट था दोनों कंट्रीज का, इस गुब्बारे से सबको पता लग गया। अब ये कौन सा गुब्बारा है भाई, कह रहे जी वही गुब्बारा है विच हैज पंक्चर्ड द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी इन रिलेशंस दैट हैव बीन मार्ड बाय ग्रोइंग डिस्कॉर्ड। कह रहे ये वही गुब्बारा है जो खुद फूटा और फूट करके इसने पंक्चर कर दिया। ये वही गुब्बारा है जिसने हवा निकाल दी है, पंक्चर कर दिया है उस पूरी प्रोसेस को जो है रिस्टोर यानी कि बहाल करने की, स्टेबिलिटी को, स्थिरता को दोनों कंट्रीज के रिश्तों में, इन रिलेशंस में। और ये वही रिश्ते हैं जो मार रहे हैं, जो चोटिल रहे हैं, जो डैमेज रहे हैं दोनों के बीच में ग्रो करते हुए डिस्कॉर्ड की वजह से, डिसएग्रीमेंट की वजह से। आई बात समझ में? बड़ा आसान सेंटेंस है ये, बस थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउंस यूज हुए हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर दिखा देता हूँ आपको स्ट्रक्चर। पूरे एफर्ट की भंगुरता देखने को मिली हमें इस कंट्रोवर्सी के द्वारा गुब्बारे के ऊपर जो हुई है। और ये वही गुब्बारा है जिसने हवा निकाल दी सारी प्रोसेस की, और वो प्रोसेस थी रिश्तों में स्थिरता को लाने की। और ये वही रिश्ते हैं जो चोटिल हैं, जो मार्ड हैं, जो डैमेज्ड हैं दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ते हुए डिस्कॉर्ड या डिसएग्रीमेंट की वजह से। फ्रेजिलिटी की वर्ब है हैज़ बीन लेड बेयर। ले बेयर करवा चुका हूँ ना आपको, किसी भी चीज़ को निर्वस्त्र रखना यानी कि एक्सपोज करना, उसको सबके सामने लेकर के आना। विच आया गुब्बारे के लिए, गुब्बारे की वर्ब है विच हैज़ पंक्चर्ड। गुब्बारा सिंगुलर तो विच की वर्ब भी, विच की, गुब्बारा सिंगुलर है तो विच उसके लिए आया तो विच की वर्ब भी सिंगुलर होगी। दैट आया है रिलेशंस के लिए, रिलेशंस प्लूरल है तो दैट की वर्ब है हैव बिन, प्लूरल, ठीक है, हैव बिन मार्ड। मार्ड होने का मतलब होता है चोटिल होना, डैमेज होना, खराब हुआ होना, डिसफिगर्ड होना, बिगड़ा हुआ होना। डिस्कॉर्ड मतलब डिसएग्रीमेंट, एनिमोसिटी, दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई झगड़ा है तो वो डिस्कॉर्ड की वजह बनेगा। चलिए, कह रहे जी बेजिंग हैज मेंटेन्ड दैट द बलून वाज सिविलियन मेट्रोलॉजी बट हैड ड्रिफ्टेड ऑफ कोर्स। कह रहे जी बेजिंग ने मेंटेन किया है, बेजिंग ने ये बोला है, इस चीज़ पे बेजिंग अड़ा हुआ है दैट ये क्या भाई, ये बलून जो था ये सिविलियन मेट्रोलॉजी था। मेट्रोलॉजी मतलब मौसम विभाग, सिविलियन मतलब सिविलियन पर्पज से। बीजिंग बोल रहा है कोई हमारा सर्वेलेंस का प्लान नहीं था, हम तो ये देख रहे थे अमेरिका पे बारिश कितनी होगी इस साल, हम तो मेट्रोलॉजी वाला एक बलून भेज करके मौसम का पता लगा रहे थे। कह रहा है लेकिन ये ड्रिफ्ट कर गया, ये रास्ते से भटक गया, स्ट्रे कर गया, रोम कर गया, मेंडर कर गया, और कहाँ से, ऑफ द कोर्स। ऑफ मतलब दूर, कोर्स मतलब रास्ता। तो हमारे रास्ते के हिसाब से इसका थोड़ा रास्ता बदल गया और ये पहुंच गया अमेरिका के ऊपर। पर ये एक सिविलियन टेक्नोलॉजी का गुब्बारा है, हम मौसम का पता लगाने वाले थे। बेजिंग की वर्ब है हैज मेंटेन्ड, बलून की वर्ब है वाज, दूसरी वर्ब है हैड ड्रिफ्टेड। बलून वाज दिस बट बलून हैड ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्ट का मतलब रास्ते से भटक जाना, रोम करना, स्ट्रे करना, धक्के खाना। और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी इट ऑल्सो स्लैम द मूव टू शूट इट डाउन एज एन ओवर रिएक्शन। साथ ही साथ बीजिंग ने स्लैप किया। स्लैम करने का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना बहुत बुरे से, तो इसने बुरे से जो है कड़ी कटु आलोचना की, स्लैम किया इस पूरी हरकत की, गुब्बारे को फोड़ने वाली, टू शूट इट डाउन वाली। और कैसे किया इसको, एक ओवर रिएक्शन के तौर पे। बीजिंग ने बोला भाई अमेरिका जो है थोड़ा ज़्यादा प्रतिक्रिया दे गया, इतनी जो है गुब्बारे को फोड़ने की जरूरत नहीं थी। इट आया बेजिंग के लिए, इसकी वर्ब है स्लैम्ड। बेजिंग का मतलब हो गया यहाँ पे चाइना। चलिए, कह रहा जी द यूएस हैज़ सीन द डिप्लॉयमेंट ऑफ what it called a surveillance balloon on the eve of the Blinken visit deep into its airspace as a grave provocation। कह रहा है जी यूएस ने देखा है इस डिप्लॉयमेंट को। डिप्लॉयमेंट मतलब किसी चीज़ को काम पे लगाना, जिस चीज़ के लिए वो बनी है। फौजी को डिप्लॉय कर रहे हो तो फौजी को बॉर्डर पे रख रहे हो, कंपनी में एम्प्लॉयज़ को डिप्लॉय कर रहे हो तो एम्प्लॉय काम पे लग रहे हैं, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट्स को डिप्लॉय कर रहे हो तो स्टूडेंट किसी पढ़ाई वढ़ाई के काम में लगेंगे। तो अमेरिका ने देखा इस डिप्लॉयमेंट को, और किस चीज़ की, ऑफ वर्ड लगा के बता रहा है, कह रहा है उस चीज़ की जिसको ये कॉल करता है सर्वेलेंस बलून, जिसको ये बोलता है जो जासूसी वाला गुब्बारा। कह रहा और कब देखा, ऑन द ईव ऑफ ब्लिंकन विजिट। ब्लिंकन विजिट के मौके पे, ईव का मतलब होता है इवनिंग या मौका, कह रहा ब्लिंकन विजिट से एक दिन दो दिन पहले। और कहाँ पे, अपने एयर स्पेस के डीप इनटू, अपने एयर स्पेस के बिल्कुल अंदर। और कैसे देखा, देखा एक ग्रेव प्रोवोकेशन के तौर पे, एक बहुत ही गंभीर उकसाऊ
उकसाने के तौर पे। प्रोवोकेशन मतलब किसी चीज़ को उकसाना, है ना, उकसाने पने का काम। तो ऐसे देखा अमेरिका ने इस गुब्बारे को उकसाने वाली चीज़ के तौर पे। कह रहे वही चीज़ है वन इट पॉइंटेड आउट दैट बीजिंग टू वुड नॉट हैव टॉलरेटेड। कह रहे एक ऐसी चीज़ जिसको इसने पॉइंट आउट किया अमेरिका ने, जिसकी तरफ उंगली की और ये बताया दैट वो ये कि बीजिंग ने भी इसको टॉलरेट नहीं किया होता, आपने भी हमारा गुब्बारा उड़ा दिया होता। आगे बात समझ में। यूएस हैज़ सीन इट एज अ ग्रेव प्रोवोकेशन, ऐसे बना है पूरा सेंटेंस। यूएस की वर्ब है सीन, हैज सीन, इट की वर्ब है कॉल्ड। प्रोवोकेशन मतलब उकसाने वाली चीज़, इट आया यूएस के लिए, इसकी वर्ब है पॉइंटेड आउट, बीजिंग की वर्ब है वुड हैव V3, बीजिंग ने ऐसा किया होता, है ना, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। गुब्बारा फूटने के बाद होगा क्या। कह रहा है जी यूएस ऑफिशियल्स हैव एक्नॉलेज्ड दिस वाज बाय नो मीन्स द फर्स्ट सच सर्विलेंस बलून स्पॉटेड ओवर अमेरिकन स्काईज। यही रुक जाते हैं, सेमीकोलन लगा हुआ है। कह रहा है जी यूएस ऑफिशियल्स ने ये बात मान ली है, एक्नॉलेज कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, और किस चीज़ को, कि ये जो था ना गुब्बारा, दिस वॉज, ये बिल्कुल भी नहीं था, बाय नो मीन्स नहीं था, नॉट एट ऑल था ये पहला ऐसा सर्वेलेंस बलून जो स्पॉट किया गया है अमेरिका के आकाश में, अमेरिकन स्काईज में। तो यूएस ने बोल दिया भाई पहली दफ़ा नहीं है, हम पहले भी देख चुके हैं और गुब्बारे को एक बार हमने जाने भी दिया था पिछली बार जब देखा था, ये बात इन्होंने मान ली। अब देखो आगे सेमीकोलन लगा के बता रहा है और क्या हुआ, अमेरिका के अंदर तो आया ही है, इसके अलावा हुआ क्या। कह रहा है देयर वाज अ सिमिलर इंसिडेंट अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था ट्रंप के प्रशासन के दौरान भी। ऑफिशियल्स की वर्ब है हैव एक्नॉलेज्ड, एक्नॉलेज करना मतलब मान लेना। दिस की वर्ब है वॉज, बाय नो मीन्स का मतलब है बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, है ना, नॉट एट ऑल। इंसिडेंट की वर्ब है वॉज, क्योंकि देर से क्लोज शुरू हो रहा है इसलिए वॉज को यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, मान लीजिए यहाँ पे इंसिडेंट्स होता, सब्जेक्ट प्लूरल होता, तो फिर वर्ब यहाँ पे वर हो जाती। समझ रहे हो ना, इस वर्ब का देयर से कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन तो इसके सब्जेक्ट से है जो बहुत बाद में इसके रखा हुआ है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ट्रंप के अलावा किस किसने देखा है गुब्बारा। कह रहा है जी बलून्स वर ऑल्सो स्पॉटेड ओवर जापान इन 20 एंड 2021 एंड ओवर इंडियाज अंडमान आइलैंड्स लास्ट ईयर। कह रहा है जी बलून्स को स्पॉट किया गया था साथ ही साथ जापान में 2020-2021 में, और अंडमान के ऊपर भी, आइलैंड के ऊपर भी लास्ट ईयर पिछले साल 2022 में इंडिया के ऊपर भी। तो ये जो चाइना है ना, ये उड़ाता रहता है गुब्बारे, इसका रोज का काम है। बलून्स की वर्ब है वर ऑल्सो स्पॉटेड। चलिए कह रहा है जी ऑल थ्री गवर्नमेंट्स डिड नॉट टेक स्टेप्स to shoot down the balloons, presumably coming to the conclusion that the balloons in the age of intelligence powered by advanced satellites were not important enough to warrant being shot down। कह रहा है तीनों जी सरकारों ने, इंडिया की सरकार, जापान की गवर्नमेंट और ट्रंप की सरकार, कह रहे तीनों ही सरकारों ने स्टेप्स को नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया शूट डाउन करने का, मार गिराने का इन गुब्बारों को जो ये बार बार इनको दिखे। और क्यों नहीं उठाया। कह रहा है जी शायद प्रज्यूमेबली मतलब इस चीज़ को शायद सोचते हुए, सीमिंगली मतलब प्रज्यूमेबली मतलब सीमिंगली सपोजिटली, शायद इस चीज़ की वजह से। और ये क्या है, वो वजह ये है कि इस कंक्लूजन पे आने की वजह से, इस निष्कर्ष पे पहुंचने की वजह से, दैट वो ये कि ये जो बलून्स हैं चाइना उड़ाता है इस युग में, इन द एज ऑफ में, और किस युग में, ऐसी इंटेलिजेंस के युग में जो पावर्ड बाय है एडवांस सैटेलाइट से, ऐसे इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम जिसमें एडवांस सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं। कह रहा है ये जो बलून्स है ना इस युग के अंदर, कह रहा है वो इंपॉर्टेंट इनफ थे ही नहीं, वो इतने महत्वपूर्ण थे ही नहीं कि वो वारंट करें, वो रिक्वायर करें, वो ज़रूरी बनाएं अपने शॉट डाउन किए जाने को, अपने मार गिराए जाने को। तो किसी भी सरकार ने इसलिए शायद बलून को कभी नहीं फोड़ा कि भाई सैटेलाइट्स हैं चाइना के पास, उनको तो आप रोक ही नहीं सकते हो, वो तो आउटर अर्थ ऑर्बिट में है। तो जब उनको रोक नहीं सकते और वो सब कुछ देख ही रहे हैं तो फिर बलून को भी देख लेने दो, चाइना से पंगा क्यों लेना, उड़ने दो इसका बलून। समझ गए ना, तो ये रीज़न था। अब इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे आरसी का, तीनों देशों की सरकारों ने चाइना का बलून क्यों नहीं फोड़ा। गवर्नमेंट्स की वर्ब है डिड नॉट टेक, बलून्स की वर्ब है वर, इन द एज ऑफ का मतलब है इस युग में, प्रेज्यूमेबली मतलब शायद इस प्रिजम्पशन के साथ, शायद इस सोचने के, इस सोच के साथ। वारंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिक्वायर्ड करना, जरूरी बनाना, जस्टिफाई करना। ठीक है, वारंट मतलब जरूरी है, जस्टिफाई बनाना। सिलेक्शन इन एग्जाम वारंट्स हार्ड वर्क फ्रॉम स्टूडेंट्स, एग्जाम्स में सिलेक्शन हार्ड वर्क को जस्टिफाई या वैलिडेट करता है या रिक्वायर बनाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। ऐसे याद रख सकते हो इस वर्ड को आप। ठीक है, चलिए कह रहे जी न्यू दिल्ली एंड टोक्यो में नाउ बी प्रॉम्प्टेड टू रीअसेस हाउ दे हैंडल सच इंट्रूजन्स इन द फ्यूचर।
कह रहा है जी दिल्ली और टोक्यो जो हैं, जापान और इंडिया जो हैं, हो सकता है अब उनको भी प्रॉम्प्ट मिल जाए, अब वो लोग भी उकसाए जाएं, है ना, उनको भी वो प्रॉम्प्ट अंदर से वो प्रॉम्प्टेड हो जाएं कि वो भी रीअसेस करें, फिर से इवेल्युएट करें, फिर से जायजा लें इस चीज़ का कि कैसे ये लोग हैंडल करते हैं इस तरह की दखल अंदाजी को, इंटरवेंशन को, इंट्रूजन को आने वाले कल में, फ्यूचर में। तो दिल्ली और जापान को भी ये लगेगा कि अब तो हम भी नहीं जाने देंगे कोई गुब्बारा, जहाँ दिखेगा वहीं हवा निकाल देंगे चाइना के गुब्बारे की। तो ये रीअसेसमेंट शायद दोनों कंट्रीज अंदर ही अंदर कर रही होंगी। दिल्ली एंड टोक्यो दोनों की वर्ब है मे बी प्रॉम्प्टेड, दे की वर्ब है हैंडल्ड। अब बताएगा बेजिंग क्या सोच रहा है। कह रहे जी बेजिंग फॉर इट्स पार्ट वुड डू वेल टू कंसीडर द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ व्हाट अपीयर्स टू बी अ न्यू एंड प्रोवोकेटिव टूल फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। कह रहे जी बेजिंग जो है चाइना अपनी तरफ से फॉर इट्स पार्ट मतलब अपनी तरफ से, कह रहे जी अपनी तरफ से चाइना बहुत अच्छा करेगा, वुड डू वेल करेगा अगर वो रिकंसीडर करे इस चीज़ पे, फिर से कंसीडरेशन करे, फिर से ख्याल करे। और किस चीज़ पे? फ़ायदों और नुकसान पे, बेनिफिट्स और कॉस्ट पे। और किस चीज़ की? एक ऐसी चीज़ की जो दिखाई देती है एक नया लेकिन उकसाने वाला, प्रोवोक करने वाला जरिया या टूल, और ये जरिया है इंटेलिजेंस गैदरिंग का, दूसरे देशों पे जासूसी का। तो बेजिंग के लिए अब सही यही होगा कि अपनी तरफ से खुद एनालिसिस करके देखे कि हम जो ये गुब्बारे से उड़ाते रहते हैं इधर उधर और लोग उसकी हवा निकालना शुरू कर रहे हैं, क्या इसके बेनिफिट है और क्या कॉस्ट है, और ये टेक्नोलॉजी बहुत प्रोवोकेटिव है, दूसरी कंट्री को प्रोवोक कर रही है हमारे गुब्बारे उड़ाने में। इट वुड डू वेल टू कंसिडर या रिकंसिडर दिस। बेजिंग की वर्ब है वुड डू वेल का मतलब होता है बड़ा अच्छा काम करना। वट की वर्ब है अपीयर्स, प्रोवोकेटिव मतलब उकसाने वाला, है ना, इंसेंट्री हो जो, मतलब समझ गए ना, आपको उंगली लगाए किसी काम को करने में। कह रहा है इट इज कंसीवेबल दैट द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन मे हैव अलाउड द बलून टू क्वाइटली ड्रिफ्ट अवे हैड इट नॉट बीन स्पॉटेड इन मोंटाना। कह रहा है ये चीज़ भी कंसीवेबल है, ये चीज़ भी अंडरस्टैंडेबल है, ये चीज़ भी इमेजिनेबल है, हम सोच सकते हैं, मान सकते हैं दैट वो ये कि बाइडन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, उसने हो सकता है अलाउ किया होता इस गुब्बारे को कि ये चुपचाप ड्रिफ्ट अवे कर जाए, चुपचाप रास्ते से हट जाए, निकल जाए अमेरिका को छोड़ के, अगर ये स्पॉट ना किया गया होता। हैड इट नॉट बिन स्पॉटेड, अगर ये गुब्बारा पकड़ा ना गया होता मोंटाना स्टेट के लोगों के द्वारा। तो ये बात भी हम मान लेते हैं कि बाइडन ने इसको उड़ाया नहीं होता अगर लोगों ने शोर मचाया नहीं होता। इट की वर्ब है इज, कंसीवेबल का मतलब है इमेजिनेबल, किसी चीज़ को जो आप कंसीव करना मतलब उस चीज़ को पैदा करना, है ना, बच्चे पैदा करती हैं औरतें तो भी वो कंसीव करती हैं। तो कंसीवेबल मतलब किसी चीज़ को चाहे दिमागी तौर पे पैदा करो, चाहे फिजिकल तौर पे पैदा करो, तो ये चीज़ भी दिमागी तौर पे इमेजिन की जा सकती है, कंसीवेबल है। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है मे हैव अलाउड, इट की वर्ब है हैड नॉट बीन स्पॉटेड। यहाँ बना हुआ है थर्ड कंडीशनर की ऑल्टरनेटिव फॉर्म, फटाफट ये फॉर्म आपको मैं करवा देता हूँ। उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये है, अगर इस टू को मुझे यहाँ से निकालना हो, अगर इस टू को मुझे यहाँ से निकालना हो तो इस सेंटेंस में क्या चेंज करने पड़ेंगे? गहरा सवाल है लेकिन बहुत आसान सा इसका जवाब है। एक बार खुद से कोशिश करो, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ये वाला करवा दूं, फिर इस पे दूसरे पे आऊँगा। देखिए 3 कंडीशनल होते हैं इंग्लिश में, वैसे 4 होते हैं, आपको डिटेल में करवा भी दी गई हैं अगर आप इस प्लेलिस्ट को खोलोगे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर वाली। 4 में से जो 3 कंडीशनल हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स भी आपको आनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशनल है इफ़ यू टेल द ट्रूथ द पुलिस विल लॉक यू अप। अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा, समझ गए ना, होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर बारिश आई तो हम बाहर नहीं जाएंगे, अगर हम बाहर नहीं गए तो पिकनिक कैंसिल हो जाएगी, है ना, इस तरह की बातें करते हो तो फर्स्ट कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में इमेजिनरी होता है, जो भी आप सोच रहे हैं वो सब चीज़ें आपकी दिमागी उपज होती हैं, होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर डायनासोर अलाइव होते, अगर डायनासोर जिंदा होते तो ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती दूसरी स्पीसीज़ के लिए, दूसरी जातियों के लिए। तो सेकंड कंडीशनल एक इमेजिनरी पॉसिबिलिटी बताता है जिसके होने के चांसेस बहुत कम है। अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, डायनासोर जिंदा हो तो ऐसा हो जाए। थर्ड कंडीशनल बताता है पास्ट की एक ऐसी चीज़ जो हो नहीं पाई उसके बारे में। अगर आपने सच बता दिया होता, अगर आपने सच बता दिया गया होता तो पुलिस ने आपको जेल में डाल दिया होता। यहाँ क्या है, अगर सच बताओगे तो पुलिस जेल में डाल देगी, फर्स्ट कंडीशनल। थर्ड में क्या है, अगर आपने बता दिया होता उस दिन तो आपको पुलिस ने जेल में डाल दिया होता। अब मैं फटाफट से स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको ऑलरेडी आने ही चाहिए, इनकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म आपको बना के दिखा रहा हूँ। जिनको स्टैंडर्ड फॉर्म्स नहीं आती हैं कृपा करके अपनी ग्रामर को फिनिश करें, स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी तभी ऑल्टरनेटिव फॉर्म सीख पाओगे, है ना। देखो ऑल्टरनेटिव फॉर्म फर्स्ट कंडीशनल की, आपको तीनों ही केस में इफ को निकाल देना है बाहर। फर्स्ट कंडीशनल में लिखना है शुड से पूरे सेंटेंस को, ठीक है।
यहाँ लिख देता हूँ मैं शुड, कॉपी कर ले इसको, चलो कॉपी कर लेते हैं। इफ़ को तो निकाल ही देना है, इफ़ को तो निकाल ही देना है, और इफ़ की जगह लिखना है शुड। शुड यू टेल द ट्रूथ, शुड यू टेल द ट्रूथ, पुलिस विल लॉक यू अप। समझ गए? तो फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है इफ़ की जगह पे शुड को रख दिया जाए और वर्ब को वर्ब की बेस फॉर्म में बदला जाए। यू के साथ तो टेल आएगा, लेकिन यहाँ ही शी इट होता तब भी टेल ही लगेगा। शुड ही टेल द ट्रूथ या शुड शी टेल द ट्रूथ। तो ये है फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म। शुरू में इफ़ की जगह शुड, वर्ब की फॉर्म जो है बेस फॉर्म में चेंज्ड। सेकंड की क्या अल्टरनेटिव फॉर्म है? जो ये वर है ना, वर, इसको उठा के इफ़ की जगह ले आओ। लिख देता हूँ यहाँ, इफ़ को निकाल देता हूँ, वर को उठाता हूँ, वर को उठा के यहाँ रख देता हूँ शुरू में, बस बन गया सेकंड का ऑल्टरनेटिव फॉर्म। दोनों ही फॉर्म सही हैं, चाहे तो वर वाली लिखो चाहे इफ़ वाली लिखो, ये भी सही है और वो भी सही है। और थर्ड कंडीशन में इफ़ को निकाल करके और हेल्पिंग वर्ब जो हैड है इसको ले आना है शुरू में। तो ये भी करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। मैं हेल्पिंग वर्ब जो हैड है इसको यहाँ से उठा रहा हूँ और कहाँ रख रहा हूँ, बिल्कुल शुरू में। तो ये बन गई सर थर्ड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म। तो ये तीनों ऑल्टरनेटिव फॉर्म दिमाग में बिठा के रखना। आज आपने इफ़ यू हैड टोल्ड द ट्रूथ को हैड यू टोल्ड द ट्रूथ जो ऐसा लिखा है ना, वैसा ही आर्टिकल में यहाँ भी लिखा हुआ है, हैड इट नॉट बिन स्पॉटेड। आगे बात समझ में? तो मे हैव अलाउड है ना, मे हैव V3 लगी हुई है, थर्ड कंडीशनल बना हुआ है। या ऐसा भी लिखा जा सकता था इफ़ इट हैड नॉट बिन स्पॉटेड। तो इफ़ को हटा के हमने हैड से सेंटेंस को शुरू किया। बढ़ेंगे आगे। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, सबको आना चाहिए। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ही आपको एग्जामिनर देता है आजकल, ये पुरानी फॉर्म्स तो आप बहुत कम देखोगे इफ़ वाली। अब ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे पूछा था, अगर टू को निकालना हो तो क्या करना है? देखो, अलाउ और परमिट वर्ब्स हैं इंग्लिश में, ये अपने बाद में लेती हैं टू डू, यानी टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, टू इन्फिनेटिव को। लेकिन लेट जो वर्ब है ये अपने बाद में लेती है वर्ब की बेस फॉर्म को। अलाउ परमिट दोनों का मतलब है इजाज़त देना, और लेट का मतलब भी है इजाज़त देना, लेकिन लेट अपने साथ में वर्ब की बेस फॉर्म को लेगा। कैसे? द गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ द प्रोटेस्टर्स टू सिट ऑन द रोड। सरकार ने अलाउ नहीं किया, सरकार ने इजाज़त नहीं दी प्रोटेस्टर्स को सड़क पे बैठने की, ठीक है। अलाउ की जगह पे यहाँ मैं लिख सकता हूँ डिड नॉट परमिट भी, डिड नॉट परमिट भी। लेकिन ध्यान ये रखना है, डिड नॉट लेट लिख दिया ना, डिड नॉट लेट लिख दिया तो ये टू सिट जो है ना, टू सिट, ये गलत हो जाएगा इसके साथ। यहाँ लिखेंगे डिड नॉट लेट द प्रोटेस्टर्स सिट। आ गई बात समझ में? लेट के साथ में जो भी काम करने की इजाज़त दे रहे हो वो बेस फॉर्म में डालोगे, अलाउ परमिट के साथ में वर्ब की टू इन्फिनेटिव में डालोगे। मीनिंग तीनों का एक है, कोई भी फर्क नहीं है। तो इसलिए ये अलाउड के साथ में टू ब्रीफली ड्रिफ्ट अवे लिखा हुआ है। अगर इस टू को निकालना हो, क्वाइटली ड्रिफ्ट अवे लिखना हो, बेस फॉर्म लगानी हो, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सेंटेंस में से अलाउड को निकाल के इसकी जगह लिख देना है लेट। बात आ गई समझ में? लेट 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 V1 V2 V3 सेम होती है, तो हैव V3 यहाँ पे हैव लेट ही बनेगी। लेट 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 V1 V2 V3 सेम। चलो, थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट था, किसी किसी को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तभी समझ नहीं आएगा। जिनके बेसिक्स क्लियर है बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलो लास्ट में देख लेते हैं क्या करना चाहिए आगे बाइडन को। कह रहे द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन फेस्ड इंटेंस क्रिटिसिज्म एट होम फॉर नॉट शूटिंग डाउन द बैलून अर्लियर। कह रहे जी बाइडन ने इसको चुपचाप निकलने दिया होता, लेकिन इसने फेस किया, इसके प्रशासन ने सहा बहुत ज़्यादा आलोचना को अपने ही घर में यानी अमेरिका में, इस बलून को पहले शूट डाउन ना करने के लिए। लोग यही कह रहे थे कि पहले क्यों नहीं फोड़ा, हमारे कहने पे अब क्यों फोड़ रहे हो, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की वर्ब है फेस्ड। और क्या हुआ बाइडन के साथ? कह रहे जी इट्स रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग कैंसलिंग द ब्लिंकन विजिट रिफ्लेक्ट्स हाउ चाइना हैज़ बिकम अ हॉट बटन इशू इन द US पॉलिटिक्स। कह रहे और फिर अमेरिका का जो रिस्पॉन्स आया, जो प्रतिक्रिया आई, और जिसमें शामिल था ब्लिंकन की विजिट को कैंसिल करना भी। कह रहे ये प्रतिक्रिया ना अब ये दिखाती है, रिफ्लेक्ट करती है कैसे चाइना बन चुका है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा मुद्दा अमेरिका की पॉलिटिक्स में। ये सेंटेंस ऊपर कर ही चुके हो, वही सेंटेंस फिर से आया। रिस्पॉन्स की वर्ब है रिफ्लेक्ट्स, इंडिया चाइना की वर्ब है हैज़ बिकम। कह रहे दिस डेवलपमेंट हैज़ कंस्ट्रेंड हाउ अ की रिलेशनशिप इज मैनेज्ड। कह रहे इस पूरी डेवलपमेंट ने, घटनाक्रम ने, इस पूरे जो है एपिसोड ने कंस्ट्रेन कर दिया है, लिमिट कर दिया है, रिस्ट्रेन कर दिया है, नकेल कस दी है। और किस पे? कैसे एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को मैनेज किया जाता है। इस घटना से बाद जो है ना, अब दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से तो बात नहीं कर पाएंगे कम से कम अगले 4-5 साल, इस बलून को फोड़ने के बाद। तो इस डेवलपमेंट से अब आगे रिश्ता कैसे मैनेज होगा, ये चीज़ थोड़ी कंस्ट्रेंड हो गई है, थोड़ी इस पर पाबंदियाँ अब लग चुकी हैं। समझ में आ गया सेंटेंस? चलो
आगे क्या कह रहा है, एक सेकंड रुकना। आगे कह रहा है इन 2001 द यूएस चाइना वर एबल टू डायल डाउन टेंशंस आफ्टर अ collision बिटवीन अ यूएस स्पाई प्लेन एंड अ चाइनीज फाइटर जेट ओवर हैनान आइलैंड इन चाइना। कह रहे जी 2001 में भी यही हुआ था। अमेरिका और चाइना तो है उस वक्त एबल रहे थे, उस वक्त सक्षम हुए थे कि वो डायल डाउन करें, वो डी इंटेंसिफाई करें, वो इंटेंसिटी को कम करें, और किन की, आपसी तनाव की, टेंशंस की। और ये सारा काम कब हुआ था, एक कल्यूजन के बाद में। कल्यूजन का मतलब होता है आमने सामने की भिड़ंत। आमने सामने की भिड़ंत के बाद में अमेरिका के एक स्पाई प्लेन और चाइना के एक फाइटर जेट के ऊपर हिनान आइलैंड में चाइना के अंदर। तो तब भी दोनों का झगड़ा होने वाला था, लेकिन फिर एंड मोमेंट पे दोनों ने सिचुएशन को डायल डाउन किया, टेंशंस को थोड़ा सा नरम बनाया। डायल डाउन आप देख ही चुके हैं ऊपर, डी एस्केलेट करना, डी इंटेंसिफाई करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। अमेरिका चाइना दोनों की वर्ब है वर। कोलिजन का मतलब होता है आमने सामने की भिड़ंत। इस कोलिजन वर्ब को कोल्यूजन वर्ब से कंपेयर नहीं करना है, या जो है इससे कंफ्यूज नहीं करना है। कोल्यूजन एक अलग वर्ड है, कोलिजन एक अलग वर्ड है। आज कोल्यूजन वर्ड का मीनिंग मैं आपको नहीं करवाऊंगा, जिनको आता है कमेंट्स में लिख करके डालो, नहीं आता तो डिक्शनरी में चेक करो, आता है तो कमेंट्स में लिखो कोलिजन और कोल्यूजन में क्या फ़र्क है। ठीक है, कई बार हो चुका है वर्ड। कह रहे जी शुड अ सिमिलर क्राइसिस नाउ अराइज particularly against the charged backdrop of an intensifying rivalry, muscle flexing over Taiwan, and a heated domestic discourse, finding an off-ramp will be far more difficult. कह रहे जी ऐसा ही एक और क्राइसिस अगर अब खड़ा हो गया, फर्स्ट कंडीशनर की ऑल्टरनेटिव फॉर्म लगी हुई है, सेंटेंस शुड से शुरू हो रहा है, ऊपर ही करवाया आपको, फर्स्ट कंडीशनर शुड यू टेल द ट्रूथ, याद है ना। कह रहे जी वैसे ही शुड अ सिमिलर क्राइसिस नाउ अराइज, एक और क्राइसिस ऐसा अब फिर से अराइज हो जाए, फिर से खड़ा हो जाए, तो क्या होगा। कह रहा है जी खास करके पर्टिकुलरली इस बैकड्रॉप की अगेंस्ट में। देखिए बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, सिनेरियो, सिचुएशन, और ये चार्ज्ड बैकड्रॉप का मतलब है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सिनेरियो जो अब चल रहा है। कह रहा है इस पूरे इमोशनल सिनेरियो के बैकड्रॉप में, इस पूरे सिनेरियो के होने के बाद, और कह रहा है ये सिनेरियो है इंटेंसिफाइंग राइवलरी का, एक ऐसी दुश्मनी का जो इंटेंसिफाई हो रही है, जो बढ़ती जा रही है। और ये पूरा बैकड्रॉप है मसल फ्लेक्सिंग का ताइवान को लेकर के। मसल फ्लेक्सिंग मतलब मसल्स को फ्लेक्स करना, जैसे बॉडी बिल्डर्स करते हैं ना, अपनी पावर दिखाते हैं, पावर डिमॉन्स्ट्रेशन को बोलते हैं, शक्ति प्रदर्शन को बोलते हैं ताइवान, जो है मसल फ्लेक्सिंग। और या फिर एक हीटेड डिस्कोर्स को लेकर के, एक बहुत ही ज़्यादा गर्म जोशी वाली बहस को लेकर के जो अमेरिका में डोमेस्टिकली हो। कह रहा अगर ऐसा हुआ इस बैकग्राउंड में, तो फाइंड करना एक ऑफ रैम्प को और ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ऑफ रैम्प का मतलब होता है एस्केप रूट या एग्जिट रूट। तो अगर फिर से ऐसा झगड़ा हो गया ना, तो दोनों कंट्रीज को उस झगड़े को एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऑफ रैम्प को फाइंड करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। आगे बात समझ में, एनालाइज करके आपको बता रहा है पूरे मामले को। लास्ट में फर्स्ट कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, सेंटेंस शुड से शुरू हो रहा है, क्राइसिस की वर्ब है शुड अराइज। अराइज यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि शुड आने के बाद में अब क्राइसिस का इस वर्ब से कोई कनेक्शन नहीं है, ये बेस फॉर्म आएगी शुड के हिसाब से, अब जानते हैं। मसल फ्लेक्सिंग मतलब शक्ति प्रदर्शन, पावर डिमॉन्स्ट्रेशन, फाइंडिंग की वर्ब है विल बी, ऑफ रैम्प का मतलब है एग्जिट रूट, है ना, कहीं मेन रोड से आपको साइड में निकलना हो, झगड़े की जो रोड से शांति की तरफ निकलना हो, तो आपको एक ऑफ रैम्प चाहिए होगा, एग्जिट रोड चाहिए होगी। चलो आ जाओ अपने क्विज पे, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, जल्दी से देख लो सभी के आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से कौन सी कंट्री के ऊपर बलून नहीं मिला। मेरे ख्याल से सभी लोग इस आंसर को निकाल सकते हैं, और जो नहीं निकाल सकते हैं फर्स्ट कमेंट में आंसर रखा है वहां से चेक कर लेना। सेकंड में आपसे पूछा है कि प्राइमरी रीजन क्या है चाइना के दूसरे सर्वेलेंस बलून के ना फोड़े जाने का इस इंसिडेंट से पहले। क्यों लोग चाइना का बलून फोड़ने को कतराते थे। चाइना के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की वजह से, चाइना के मिलिट्री पावर की वजह से, या फिर इसकी वजह से कि एक एग्जिस्टेंस है और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ सर्वेलेंस की ऑलरेडी, इस कारण की वजह से कि लोगों को पता था कि इससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें चल रही हैं, तो फिर इस गुब्बारे का क्या। या फिर ये है कि गुब्बारा जो है इनविजिबल फीचर है इसमें, ये जैसे ही वो हवा में उड़ता है तो इनविजिबल हो जाता है। तो चारों में से क्या रीज़न है इसको ना फोड़े जाने का। आर्टिकल आपने पढ़ा है, मेरे ख्याल से सब लोग इसको कर लेंगे। थर्ड में पूछा है डायल डाउन फ्रेजल वर्ब का मीनिंग, ये आपको आंसर लिखना है इसका। चौथे पांचवें में 2 एरर्स मिलेंगी। एरर्स आपको मिलेंगी एक तो इस वर्ड की वजह से, और दूसरी एरर आपको मिल सकती है शायद इस वर्ड की वजह से। इसके आसपास देख लेना, इस वर्ड की वजह से आपको मिल सकती है। 6वें के अंदर आपको एक फर्स्ट कंडीशनल दिया गया है, जो भी कंडीशनल खुद से चेक करो, फर्स्ट है या सेकंड है। 6वें में जो कंडीशनल दिया गया है ना, उसको ऑल्टरनेटिव फॉर्म में आपको लिखना है, इफ़ को रिमूव करना है। कैसे इफ़ को रिमूव करोगे ये आपको देखना है। कमेंट सेक्शन में मैंने आंसर डाल दिया है, फर्स्ट कमेंट में जाके चेक कर लो।
आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।